हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहित सर एक बार फिर से आपके अपने पार्थ एजुकेशन ऑनलाइन परिवार में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय पूरे भारत में और पूरे विश्व में कोरोना वायरस की महामारी, लॉकडाउन की स्थिति पूरे भारत में है। फिर भी मैंने अपने सभी छात्रों की बहुत सारी दिक्कतों को, बहुत सारी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए अपने खुद के घर में ये सेटअप बनाकर आप तक कुछ वीडियो किसी तरीके से पहुंचाने का प्रतिबद्ध जो प्रयास करना शुरू किया है, उसमें आप सबकी सहायता चाहता हूं। दोस्तों, आज मैं अपनी इस कक्षा में आपको मनोविज्ञान की प्रक्रिया में, मनोविज्ञान के बारे में काफी कुछ चीजें बताना चाहता हूं। मनोविज्ञान की जो प्रक्रिया है, इस मनोविज्ञान में एक टॉपिक जो आता है समावेशी शिक्षा, उसके विषय में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। जो समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया है दोस्तों, समावेशी शिक्षा के प्रक्रम के अंतर्गत जो भी क्रियान्वयन होते हैं, वो कार्य होते हैं, वो कैसे होते हैं, हम कक्षा में समावेशी बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, उनकी प्रक्रियाओं को किस प्रकार संचालित करेंगे, हम इसके विषय में आज आपसे बात करने जा रहे हैं। अपनी इस कक्षा में हम उन विषय वस्तुओं को और आगे की ओर बढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता है एक विषय जो होता है, वो विषय है आपका क्या? मनोविज्ञान। जी हाँ दोस्तों, वह विषय आपका क्या है? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जिसकी शुरुआत आत्मा के विज्ञान से हुई। आत्मा के विज्ञान के बाद मन का विज्ञान हुआ। मन के विज्ञान के बाद चीजें परिवर्तित होती गई, होती गई और व्यवहार का विज्ञान हो गया। व्यवहार के बाद वर्तमान समय में मनोविज्ञान जो जाना जाता है, वो मन के विज्ञान से लेकर वर्तमान समय तक क्रिया के विज्ञान के रूप में जाना जाता है। अब मनोविज्ञान जो है, ये साइकोलॉजी का पार्ट होता है। साइकोलॉजी इसका विषय है। जी हाँ, अब साइकोलॉजी का जो छोटा सा पार्ट है दोस्तों, वो बाल मनोविज्ञान है। जी हाँ, बाल मनोविज्ञान है। बाल मनोविज्ञान जो होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी होता है, उसका पार्ट होता है। इसका एक पार्ट जो होता है, जिसको आजकल ये सबसे ज्यादा हमारे सारे छात्रों को परेशान करके रखा है, पैडागॉजी, जिसे हम बाल विकास में शिक्षण शास्त्र के नाम से जानते हैं। जी हाँ, इसे हम शिक्षण शास्त्र के नाम से जानते हैं। ये शिक्षण शास्त्र की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम बच्चे को बताते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। अब किसी भी बच्चे को बताना कैसे, किसी भी बच्चे को पढ़ाना कैसे, किसी भी बच्चे को समझाना कैसे है, किसी भी बच्चे को सिखाना कैसे, हम इन प्रक्रियाओं का ध्यान रखते हैं। अब इन प्रक्रियाओं में जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं मेरे भाई, वो हमारा टॉपिक है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया होती है इंक्लूसिव एजुकेशन। जी हाँ, ये जो होता है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन की प्रक्रिया होती है। आप सबको पता है समावेशी शिक्षा का जो टॉपिक है, ये टॉपिक अगर आप आगे सीटीईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सीटीईटी के साथ साथ अगर आप यूजीसी नेट का जून में होने वाला पेपर देने जा रहे हैं, तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूजीसी नेट अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट से देने जा रहे हैं, या होम साइंस विषय से देने जा रहे हैं, या फिर दोस्तों आप यूजीसी नेट का एग्जाम जो है, वो यूजीसी नेट का एग्जाम आप देने जा रहे हैं, जानते हैं किस सब्जेक्ट से? आप साइकोलॉजी विषय से देने जा रहे हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आज आपके इस टॉपिक के विषय में आपके सारे डाउट्स को दूर करता हूं। समावेशी शिक्षण की प्रक्रिया में दो प्रकार के बालक होते हैं। आप सभी को पता है, दो प्रकार के बालक होते हैं। एक बालक जो होता है, एक बालक होता है हमारा सामान्य बालक। जी हाँ, एक बालक होता है हमारा कौन सा? सामान्य बालक। और दूसरा बालक जो होता है हमारा दोस्तों, दूसरा बालक होता है हमारा विशिष्ट बालक। तो समावेशी शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है, इस समावेशी शिक्षण की प्रक्रिया में दो प्रकार के बच्चे होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य बालक कौन है? ऐसा बालक जो अपने विभिन्न प्रकार के परिक्षेत्रों में, विभिन्न प्रकार के परिक्षेत्रों का मतलब होता है शारीरिक पक्ष होता है, शारीरिक पक्ष के बाद उसका मानसिक पक्ष होता है, मानसिक पक्ष के बाद उसका सामाजिक पक्ष होता है, सामाजिक पक्ष के बाद उसका सांवेगिक पक्ष होता है, सांवेगिक पक्ष के बाद उसका नैतिक पक्ष होता है, नैतिक पक्ष के बाद उसका चारित्रिक पक्ष होता है,
चारित्रिक पक्ष के बाद उसका भावात्मक पक्ष होते हैं, मतलब ढेर सारे पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं मेरे भाई, ढेर सारे पॉइंट ऑफ व्यू। इन ढेर सारे प्रकरणों में ऐसा बच्चा जो ना तो ज्यादा हो और ना तो कम हो, या मतलब जो बच्चा ना तो शारीरिक क्षेत्र में किसी से ज्यादा हो ना तो किसी से कम हो, मानसिक क्षेत्र में ना तो किसी से ज्यादा हो ना तो किसी से कम हो, सामाजिक क्षेत्र में ना तो किसी से ज्यादा हो ना तो किसी से कम हो, तो उन बच्चों को ही हम कौन सा बालक कहते हैं? उन बच्चों को ही हम सामान्य बालक कहते हैं। अब दूसरा जो हमारे पास शब्द है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, विशिष्ट बालक। आप किसी भी शिक्षक से या किसी भी छात्र से सामान्य रूपों में जब पूछने जाते हैं कि विशिष्ट बालक कौन है, तो कहते हैं जिसकी बुद्धि लब्धि ज्यादा हो, या जिसको सुनाई कम पड़ता हो, वगैरह वगैरह चीजें जो होती हैं वो गलत है, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। तो मैं जो आपको विशिष्ट बालक की परिभाषा बताने जा रहा हूं उसको सही से सुनिएगा। ऐसा बालक जो किसी भी क्षेत्र में सामान्य ना हो, फिर सुन लीजिए, ऐसा बालक जो किसी भी क्षेत्र में सामान्य ना हो, तो ऐसा बालक जो किसी भी क्षेत्र में सामान्य ना हो, उसी बालक को हम कौन सा बालक बोलते हैं? उसी बालक को हम विशिष्ट बालक, जी हाँ, उसी बालक को हम विशिष्ट बालक बोलते हैं। इसका मतलब जो सामान्य नहीं होता, तो दो कंडीशन होती है। सामान्य नहीं होता तो या तो सामान्य से ज्यादा हो, जी हाँ, या तो सामान्य से क्या हो? ज्यादा, या तो सामान्य से क्या हो? कम हो। दोनों ही कंडीशन होने पर, दोनों ही प्रक्रियाएं होने पर किसी भी बच्चे को हम विशिष्ट बालक कहते हैं। जो सामान्य से अधिक होगा वो भी विशिष्ट, जो सामान्य से कम होगा वो भी विशिष्ट। तो विशिष्ट बालकों की शायद आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। सारे दोस्त मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्या आपको ये बातें समझ में आ गई है। लॉकडाउन होने के कारण भी हम अपने यहाँ पार्थ एजुकेशन ऑनलाइन परिवार के माध्यम से अपने हर छात्रों को सुविधाएं दे रहे हैं। अगर आपको हमसे सीटेट की कक्षा से, सुपरटेट की कक्षा से, यूजीसी फर्स्ट पेपर की कक्षा से, एजुकेशन की कक्षा से, होम साइंस की कक्षा से, किसी भी कक्षा से आपको जुड़ना है, पीडीएफ लेने हैं, नोट्स लेने हैं और अपनी सफलता अर्जित करनी है, तो 9451216656 91219415216656 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए, जो विशिष्ट बालक होते हैं वो भी ढेर सारे प्रकार के होते हैं। ढेर सारे प्रकार के जो विशिष्ट बालक होते हैं उनमें एक बालक आपका आएगा सृजनात्मक बालक, जी हाँ, एक बालक जो आएगा ये आपका आएगा कौन सा? सृजनात्मक बालक। दूसरा बालक जो आएगा, दूसरा बालक आएगा आपका कौन सा? ये आएगा आपका प्रतिभाशाली बालक। तीसरा बालक आएगा, तीसरा बालक आएगा आपका पिछड़ा बालक। पिछड़ा बालक के बाद अगला बालक जो आएगा वो आएगा दिव्यांग बालक। दिव्यांग बालक के बाद अगला बालक जो आएगा वो आएगा आपका क्या? अधिगम निर्योग्य बालक। अधिगम निर्योग्य बालक। अगला बालक आपका आएगा क्या? वंचित बालक। वंचित बालक, ठीक है। अगला बालक क्या आएगा? अवसर समता बालक। अवसर समता बालक। अगला बालक क्या आएगा? समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक। देखिए, इस तरह करके विशिष्ट बालक भी ढेर सारे प्रकार के होते हैं। आप देख सकते हैं, सृजनात्मक बालक हो गया, प्रतिभाशाली बालक हो गया, पिछड़ा बालक हो गया, दिव्यांग बालक हो गया, अधिगम निर्योग्य हो गया, वंचित बालक हो गया, अवसर समता, समस्यात्मक, ढेर सारे प्रकार के बालक होते हैं। अब जब हम शिक्षण प्रक्रिया की बात करते हैं मेरे भाई, तो शिक्षण प्रक्रिया में हमारे यहाँ भारत में आरसीआई है, याद रखिएगा, शिक्षण प्रक्रिया में आरसीआई है। आरसीआई का फुल फॉर्म रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, इसे हम हिंदी में भारतीय पुनर्वास परिषद कहते हैं। जी हाँ, हिंदी में इसे भारतीय पुनर्वास परिषद कहते हैं। ये भारतीय पुनर्वास परिषद भारत में विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए मुख्य रूप से काम करती है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड पर कि विशिष्ट बालकों में सृजनात्मक, प्रतिभाशाली, पिछड़ा, दिव्यांग, अधिगम निर्योग्य, वंचित, अवसर समता, समस्यात्मक, ढेर सारे प्रकार के बच्चे। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा विशिष्ट बालक होता है, जी हाँ, इस प्रकार हम बिल्कुल ये कह सकते हैं दोस्तों, जो हमारा विशिष्ट बालक होता है, विशिष्ट बालकों में ढेर सारे प्रकार के बालक आते हैं। जी हाँ, विशिष्ट बालक जो होते हैं उनमें ढेर सारे प्रकार के बालक आते हैं। जब कभी भी कोई भी शिक्षक
इन ढेर सारे प्रकार के बालकों को एक साथ एक ही कक्षा में, जी हाँ, एक साथ एक ही कक्षा में सामान्य बालकों के साथ मिलाकर बैठाकर शिक्षित करता है, तो वही शिक्षा जो होती है उसी शिक्षा को हम कौन सी शिक्षा बोलते हैं? समावेशी। जी हाँ, उसी शिक्षा को हम कौन सी शिक्षा बोलते हैं? समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया बोलते हैं। तो जब कभी भी शैक्षणिक प्रक्रिया में कोई भी बालक, कोई भी शिक्षक ढेर सारे विशिष्ट प्रकार के बालकों को एक साथ एक ही कक्षा में मिलाकर बैठाकर पढ़ाता है, एक साथ एक ही कक्षा में मिलाकर बैठाकर शिक्षित करता है, तो वही शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है। जो समावेशी शिक्षा होती है, समावेशी शिक्षा का हमारे यहाँ पूछा जाता है, समावेशी शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा दी क्यों जाती है? तो यहाँ पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सबका कि किसी भी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का पक्षपात ना हो। जी हाँ, किसी भी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का पक्षपात ना हो। पक्षपात ना होने का मतलब होता है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, या किसी भी दिव्यांगता के आधार पर, पिछड़े वर्ग के आधार पर, किसी भी आधार पर, किसी भी कक्षा में। देखिए, हम शिक्षक हैं, हमारा ये दायित्व तो है कि हमारा कोई जाति नहीं होती, हमारी कोई धर्म नहीं होता, हम निष्पक्ष भाव से किसी भी बच्चे का ट्रीटमेंट कर सके, इलाज कर सके, किसी भी बच्चे को पढ़ा सके। हमारे पास मूलभूत रूप में कोई भी बच्चा चीजों को सीखने आता है, और जब हम किसी बच्चे को कोई भी चीज सिखाने जाते हैं तो उसमें पक्षपात की गुंजाइश ना हो, तो इस कारण से हम समावेशी शिक्षा का प्रयोग करते हैं। दूसरा, किसी भी बच्चे में किसी भी प्रकार की हीन भावना का विकास ना हो। अगर मैं किसी भी दिव्यांग बालक को सामान्य बच्चों की कक्षा के साथ अलग से बैठा के पढ़ाऊं, आप खुद सोचिए, अगर किसी भी दिव्यांग बालक को सामान्य बच्चों की कक्षा के अलावा अलग से बैठा के पढ़ाऊं, तो क्या दिव्यांग बालक बिना हीन भावना के पढ़ पाएगा? नहीं, उसके मन में हीन भावना आ जाएगी। तो किसी भी बच्चे के मन में किसी भी प्रकार की हीन भावना ना आए, उस हीन भावना से बचत हो जाए, इसके लिए हम समावेशी शिक्षा का प्रयोग करते हैं। किसी भी बालक में किसी भी प्रकार के भेदभाव को ना प्रकट किया जाए, इसीलिए यहां देखिए हम अवसर समता का, जी हाँ, इसीलिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इसीलिए हम अवसर समता का प्रयोग करते हैं कि किसी भी बच्चे में भेदभाव की भावना का उल्लेख ना हो। तो इन सब चीजों से आपने देखा, इन सब चीजों से बचत करने के लिए समावेशी शिक्षा प्रक्रिया का मूलभूत से प्रयोग किया जाता है, मूलभूत से इनका हम कार्य करते हैं, क्रियान्वित करते हैं। अब देखिए, अब समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में ढेर सारे प्रकार के बच्चों को जब कभी भी कोई भी शिक्षक एक साथ एक ही कक्षा में मिलाकर बैठाकर शिक्षित करता है, एक साथ एक ही कक्षा में किसी भी छात्रों को विभिन्न प्रकार की विषय वस्तुओं को सिखलाया जाता है, बताया जाता है, तो वही जो शिक्षा प्रक्रिया होती है, उसी शिक्षा प्रक्रिया को हम समावेशी शिक्षण, जी हाँ, उसी शिक्षा प्रक्रिया को हम समावेशी शिक्षा प्रक्रिया कहते हैं। शायद मेरी ये सारी बातें आपको फिर से समझ में आई होगी। अब प्रश्न उठता है, हम इन बच्चों को शिक्षित कैसे करेंगे, इन बच्चों को पालेंगे कैसे, इन बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया में समायोजित कैसे करेंगे? देखिए, बहुत से बार ऐसा होता है, जैसे सृजनात्मक बालक है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट है, क्योंकि इसको चीजों को नए तरीके से करना आता है, लेकिन सबसे मुख्य जो समस्या बनती है दोस्त, सबसे मुख्य समस्या जो बनती है, वो बनती है आपकी, जानते हैं क्या? वो बनती है आपकी समायोजनशीलता की। जी हाँ, समायोजनशीलता की। इसी समस्या के आधार पर एक टॉपिक होता है जिसे हम मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। जी हाँ, मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन सीटीईटी में भी पूछे जा सकते हैं। जी हाँ, यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य प्रक्रिया है, जबकि मानसिक स्वच्छता, मानसिक स्वच्छता परिणाम है, परिणाम। ये पहला ऑप्शन है। ऑप्शन बी है मानसिक
स्वास्थ्य परिणाम है, जबकि मानसिक स्वच्छता प्रक्रिया। ऑप्शन सी, मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वच्छता भिन्न है। ऑप्शन डी, मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वच्छता प्रेरक है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ प्रश्न मैं आपके सामने लिख रहा हूं। अगर आप होम साइंस से, एजुकेशन से, साइकोलॉजी से नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं या सीटीईटी का पेपर देने जा रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, ये प्रश्न 100% आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस प्रश्न के आधार पर आपको बताना है। अब इसमें आपको चूज करना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। हम बात करते हैं एक एक सेंटेंस की, एक एक टॉपिक की बात करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य प्रक्रिया है जबकि मानसिक स्वच्छता परिणाम है। दूसरा ऑप्शन दिया है मानसिक स्वास्थ्य परिणाम है जबकि मानसिक स्वच्छता प्रक्रिया है। तीसरा ऑप्शन है मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वच्छता भिन्न है। चौथा ऑप्शन है मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वच्छता प्रेरक है। दोस्तों पहले मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर, जी हाँ, पहले मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर आप सबको स्वयं देना चाहिए। जी हाँ, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं देना चाहिए। और ये देखिए, अगर आप समावेशी शिक्षा पढ़ रहे हैं तो इसका उत्तर जरूर आपको आना चाहिए। अब देखिए, मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वच्छता दो शब्द है, ये दो शब्द है हमारे पास। उसके बाद दो शब्द और है, एक शब्द प्रक्रिया है, एक शब्द परिणाम है। प्रक्रिया क्या है? जो चीज हम कार्य कर रहे हैं, जी हाँ, जब हम कोई कार्य कर रहे हैं तो कार्य करने के अंतर्गत हम किसी भी प्रकार का क्रियान्वयन करते हैं। कार्य जब संचालित होता रहता है तो वह टर्म्स जो होता है वो प्रक्रिया के लिए हो जाता है। और जब वो प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, जी हाँ, जब वो प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो वो जो प्रक्रिया, वो जो तथ्य बनता है वो परिणाम का बनता है। अब देखिए, मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वच्छता दो शब्द है, ठीक। हम अपने आप को मेंटली जब एकदम से एडजस्टेबल कंडीशन पर रखते हैं, मतलब हम मानसिक रूप से स्वस्थ तब होंगे जब हम मानसिक स्वच्छता पर ध्यान नहीं देंगे। अगर आप मस्तिष्क में आपके विचार, आपके जो दिमाग के मस्तिष्क के प्रक्रियाओं के अंग हैं, वो मस्तिष्क की प्रक्रियाओं के अंग में कूड़ा भरा होगा। कूड़ा भरा होने का मतलब होता है आपके बैड हैबिट्स होंगे, बैड मैनर्स होंगे, आप हर समय गलत चीजों पर ध्यान देंगे, गलत चीजों के विषय में विचार करेंगे, तो मानसिक स्वच्छता कभी नहीं होगी। तो मानसिक स्वच्छता जो होती है, इसका आंसर होगा मानसिक स्वच्छता जो होती है वो आपकी क्या है? प्रक्रिया। प्रक्रिया का मतलब जब हमारे आसपास, देखिए जैसे बहुत नॉर्मल सा मैं आपको बिहेवियर का उदाहरण देता हूं, व्यवहार का, जो चीजें हमारे घटना क्रम में आजकल डेली आती है। आपने देखा होगा किसी भी लड़का या लड़की के कपड़ों के आधार पर, अगर किसी लड़की ने कपड़े छोटे पहन रखे हैं तो उस पर कमेंट बहुत ज्यादा आते हैं। इसका मतलब उसके लड़की के कपड़ों में कोई भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत है हमारे मस्तिष्क के विचारों में, हमारे मस्तिष्क के सोच में। अगर आप अपने मस्तिष्क के विचारों को, अगर मस्तिष्क के सोच को अच्छा बनाएंगे तो नो डाउट आप थिंकिंग अच्छी होगी। अगर किसी के कपड़ों से ही हमारा मूल्यांकन होने लगता तो दुनिया में जितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं उनसे ज्यादा सफेद पोशाक किसी की नहीं होती। तो वो हमारे दिमाग के उपज होते हैं। तो मानसिक जो स्वच्छता, मानसिक स्वच्छता जो होती है ये प्रक्रिया है। और जब मानसिक रूप से आप स्वच्छ हो जाएंगे तो 100% रूप में आपका मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। तो इसका आंसर होगा आपका कौन सा? बी। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका बी, इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसके आधार पर आप किसी भी प्रक्रम में किसी भी प्रक्रिया का संचालन करते हैं।
अब आगे मैं आपको बात कर रहा था, जब हम समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया की बात करते हैं तो समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में अभी मैंने देखिए आपको विशिष्ट बालक बताया था। जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने आपको क्या बताया था, विशिष्ट बालक बताया था। जो मैंने आपको विशिष्ट बालक बताया था उसमें ढेर सारे प्रकार के व्यक्तियों या ढेर सारे प्रकार के बालकों के विषय में मैंने आपको समझाया था। उसमें देखिए अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था सृजनात्मक बालक, अभी मैंने लिखा भी था सृजनात्मक बालक। सृजनात्मक बालक के बाद प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली बालक के बाद फिर मैंने आपको बताया था क्या, पिछड़ा बालक, पिछड़ा बालक। जी हाँ, पिछड़ा बालक। पिछड़ा बालक के बाद फिर मैंने आपको क्या बताया, दिव्यांग बालक। जी हाँ, फिर मैंने आपको क्या बताया, दिव्यांग बालक। जी हाँ, दिव्यांग बालक के बाद फिर मैंने आपको क्या बताया, अधिगम निर्योग्य बालक, अधिगम निर्योग्य बालक। फिर मैंने आपको क्या बताया, अवसर समता बालक, अवसर समता बालक। फिर मैंने आपको क्या बताया, वंचित बालक। जी हाँ, फिर मैंने आपको बताया वंचित बालक। फिर मैंने आपको क्या बताया, वंचित बालक के बाद फिर मैंने आपको बताया समस्यात्मक बालक। जी हाँ, समस्यात्मक बालक। ये बालक देखिए विशिष्ट बालकों में, इन सारे बालकों के लिए मैंने आपको चीजें बताई, लेकिन आज अपने इस क्लास में, अपने इस वीडियो में मैं आपको इन सभी प्रकार के बालकों के लिए एक एक शब्द, जी हाँ, एक शब्द से आप सृजनात्मक बालक की पहचान कैसे करेंगे, एक शब्द से प्रतिभाशाली बालक की पहचान करेंगे, उसके लिए पहले मैं एक एक शब्द लिख देता हूं। जी हाँ, एक एक शब्द से। जी हाँ, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो सृजनात्मक बालक होता है दोस्तों, सृजनात्मक बालक को हम मौलिकता के आधार पर रखते हैं। इसके लिए एक शब्द है मौलिकता, मौलिक चिंतन प्रतिमान। ऐसा बालक जो परंपरागत चिंतन प्रतिमानों से हटकर नवीन विचारों, नवीन क्रियाओं, नवीन योग्यताओं को धारण करने वाला होता। मौलिकता में नवीनता ऑटोमेटिक सम्मिलित होती है। अगर कोई चीज पहले से बनी है, हम उसको झाड़ फूंक कर आज अगर यूज करने जाते हैं तो वो सही नहीं होगी। आज अभी तुरंत मुझे कोई आवश्यकता है, मैंने उसके लिए कोई भी चीज बनाई है, वो मौलिकता है। तो सृजनात्मक बालक के लिए मौलिकता होती है। प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली बालक जो होता है दोस्त, ये आपका बुद्धिलब्धि के आधार पर होता है। जी हाँ, प्रतिभाशाली दोस्त जो होता है, बालक होता है, ये बुद्धिलब्धि के आधार पर होता है। ऐसे बालक जिनकी बुद्धिलब्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है। जी हाँ, ऐसे बालक जिनकी बुद्धिलब्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है। जब सामान्य बालकों से अधिक होती है तो वो चीजों को सीखते जल्दी है। वो सरल तथ्यों की जगह कठिन तथ्यों का चुनाव करने में ज्यादा रुचि रखते हैं, वो पढ़ने में ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो जिनकी बुद्धिलब्धि ज्यादा अच्छी होती है, वो चीजों को ग्रहण बहुत अच्छे से करते हैं, वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। पिछड़ा बालक, अब देखिए यहां पर मैं एक बार फिर आप सबको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं पिछड़ा बालक। तो पिछड़ा बालक याद रखना मेरे भाई, पिछड़ा बालक जो होता है वो बहुत से लोग कहेंगे जो सीखने में कमजोर हो या जिसकी बुद्धि कमजोर हो, ऐसा कुछ नहीं होता। पिछड़ा बालक जो होता है उसका एक आधार होता है शैक्षिक या शिक्षा के आधार पर। जी हाँ, शैक्षिक आधार होता है, शिक्षा का आधार होता है। आप ये जान लो कि अगर कोई सृजनात्मक बच्चा है तो 100% वो भी पिछड़ा बालक हो सकता है। जी हाँ, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक हो सकता है, सृजनात्मक बालक प्रतिभाशाली होता है, प्रतिभाशाली बालक पिछड़ा हो सकता है। बिल्कुल प्रतिभाशाली बालक पिछड़ा हो सकता है, बिल्कुल सृजनात्मक बालक पिछड़ा हो सकता है। पिछड़ा की परिभाषा लिखी, शैक्षिक आधार पर जो दूसरों से पिछड़ जाए। जी हाँ, पिछड़ा की परिभाषा क्या लिखी, जो शैक्षिक आधार पर दूसरों से पिछड़ जाए। शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता हो सृजनात्मक बालक हो, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो जाए और 15-20 दिन वो कक्षा में ना आने पाए, तो कक्षा में 15-20 दिन का उसका सिलेबस दूसरे बच्चों से क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। तो वो बालक जो होगा उस बालक को पिछड़ा बालक कहेंगे। कोई भी प्रतिभाशाली बहुत अच्छी बच्ची हो, लड़की हो, उसके घर वाले सामाजिक कारणों से उसकी पढ़ाई रोक देते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में वो क्या होगा, पिछड़ जाएगी, बिल्कुल पिछड़ जाएगी। तो शिक्षा के क्षेत्र में जब वो पिछड़ जाएगी तो उस बच्ची को भी हम पिछड़ा बालक बोलते हैं। जी हाँ, अगला दिव्यांग बालक।
दिव्यांग बालकों के लिए अगर मैं एक शब्द की बात करूं तो ऐसा बालक या ऐसी बालिका जो शारीरिक, जी हां, जो शारीरिक या मानसिक रूप में, जो शारीरिक या मानसिक रूप में सामान्य बालकों से पिछड़ जाए। जो दिव्यांग बालक होते हैं, दिव्यांगता की प्रक्रिया में 4 राष्ट्रीय संस्थाएं आप उठा के देख लीजिएगा। सुपर टेट में पूछा गया था NIOH कहां स्थित है, राष्ट्रीय अस्थिबाधित विकलांग संस्थान कहां स्थित है, ये इसी बार सुपर टेट में पूछा गया था। तो इसमें 4 होते हैं। NIVH जिसको हम कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड, जो है देहरादून में। दूसरा है NIHH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप्ड, जो है आपका मुंबई में। इसका नाम बदलकर अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधित विकलांग संस्थान भी कर दिया गया है। फिर तीसरा है NIMH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड, ये है आपका सिकंदराबाद तेलंगाना में। और जो प्रश्न पूछा गया था NIOH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड, ये है आपका कलकत्ता में। तो ये विशिष्ट बालकों में दिव्यांग बालक हो गए जो किसी भी कारण से शारीरिक या मानसिक रूप से सामान्य जैसे नहीं होते। तो ये हो गए अधिगम निर्योग्य। अधिगम निर्योग्य की प्रक्रिया में सीखना या अधिगम होते हैं जो देखने में, जो सुनने में, जो बोलने में, हर चीज में सामान्य बालकों के जैसे ही होते हैं। जी हाँ, देखने, सुनने, बोलने, समझने, हर चीज सामान्य बालकों जैसा होते हैं। लेकिन जो चीजों को सीख नहीं पाते, इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर आप देखेंगे तो आप एक मूवी देख सकते हैं इस समय लॉकडाउन में, तारे जमीन पर। आपके समय लॉकडाउन है, घर पे बैठे हो, आज जाओ इंटरनेट पे या कहीं से तारे जमीन पे मूवी देखना। डिसलेक्सिया पर बनी मूवी है, उसमें देखना, सुनना, समझना सब सही है, बस बच्चा सीख नहीं पाता। तो वो अधिगम निर्योग्य बालक होता है। अवसर समता सामान्य रूपों में कहते हैं जब सबको बराबर बराबर मौका दिया जाए। जी हां, जब सबको बराबर बराबर मौका दिया जाए। लेकिन मैं यहां कहता हूं कि सबको बराबर बराबर मौका देना अवसरों की समानता नहीं होता। ये बहुत बार हमारे बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर गलत कर देते हैं, क्योंकि वो केवल यही जानते हैं सबको बराबर बराबर मौका देना। बिल्कुल गलत है। योग्यता बराबर हो, गुण बराबर हो, पद बराबर हो, तब जब हम सबको बराबर बराबर मौका देते हैं तो उसे अवसरों की समानता या अवसर समता कहते हैं। ठीक है, अगला है वंचित बालक। वंचित बालक जिसे जितना मिलना चाहिए, जी हां, जिसे जितना मिलना चाहिए उसे जब उतना ना मिले, फिर सुन लीजिए, जिसे जितना मिलना चाहिए उसे जब उतना ना मिले तो वही बालक जो होता है, उसी बालक को हम कौन सा बालक कहते हैं? वंचित बालक। जब ना समझ में आए तो एक लिख लो ट्रिक, आरक्षण। जी हां, जिसको भी आरक्षण मिलता है, रिजर्वेशन, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे महिला हो, चाहे गरीब सवर्ण हो, जिसको भी आरक्षण मिल रहा है वो सब का सब किस वर्ग में आएगा? वंचित वर्ग में। 100% वो वंचित वर्ग में आएंगे। और लास्ट में है क्या? समस्यात्मक बालक। तो याद रखना, जिसके कारण, ऐसा बालक जिसके कारण शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की समस्याएं, ऐसा बालक जिसके कारण शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जी हां, ऐसा बालक जिसके कारण शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, उसी बालक को हम कौन सा बालक कहते हैं? समस्यात्मक बालक कहते हैं। समस्यात्मक बालक जो होते हैं ढेर सारे प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों, आपने देखा ये ढेर सारे प्रकार के बच्चे, इन ढेर सारे प्रकार के बच्चों को जब हम एक साथ एक ही कक्षा में मिलाकर बैठाकर शिक्षित करते हैं तो वही जो शिक्षा होती है उसी शिक्षा को ही हम समावेशी, जी हां, उसी शिक्षा को ही हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। बिल्कुल यह शिक्षा समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया कहलाती है। शायद आप सारे लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। दोस्तों, मैं एक बार फिर बता दूं, मैं रोहित सर
अपने इस पार्थ एजुकेशन परिवार के माध्यम से आप सभी की कुशलता, आप सभी के घर में रहने की अपील करता हूं और उम्मीद करता हूं, ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से जल्दी इस कोरोना जैसी महामारी से हमें मुक्ति दिलाएं और आप सब घर बैठिए, घर बैठकर भी आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। आप घर पर बैठकर अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 9451216656, जी हाँ, ये नंबर दिया है 9451216656। हमारे यहाँ सारी कक्षाएं चल रही हैं, चाहे यूजीसी फर्स्ट पेपर हो, चाहे होम साइंस हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे सीटीईटी हो, चाहे सुपर टीईटी हो। अगर आपको किसी में भी एडमिशन लेना है और घर बैठे ही लॉकडाउन होने के बावजूद आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है तो यही सबसे सुनहरा मौका है। तुरंत इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए और व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ जाइए और जुड़ करके घर बैठे ही देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर, कोरोना जैसी महामारी से बचत को ध्यान में रखकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं जल्दी से जल्दी लॉकडाउन खत्म होगा, तब भी आपको हम ये वीडियो चीजें देते रहेंगे। हमारे यहाँ आपको पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, डाउट क्लास मिलेगा, हर चीजें मिलेगी और सारी समस्याओं का समाधान हर बच्चे का होगा। तो अगर आप चाहते हैं जुड़ना तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।